Good morning, students. Today in 11th class maths lecture, we will start new chapter, chapter 11, conic section. And this is part 1 of the video. So let us start the chapter conic section. First of all, what is conic section? Conic section means simply the curves. Conic section means simply the curves. However, we say that conics means conic section. Conics are the curves in two-dimensional plane in two-dimensional plane that follows some certain conditions. So conics have their own property and different formulas. तो कॉनिक सेक्शंस क्या होता है? कर्व होती हैं टू डायमेंशनल प्लेन में जो कुछ कंडीशंस को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं. अब क्वेश्चन आता है कहां से ये कर्व ऑब्टेन होंगी, फ्रॉम वेयर दीज कर्व्स ऑब्टेन. ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो सम सर्टेन कंडीशंस एंड दीज, मतलब कॉनिक एक नहीं होता, कॉनिक बहुत सारे होते हैं. तो कॉनिक्स, तो उसमें क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर में, उसको हम अभी पढ़ रहे हैं. So conic are the curves in two-dimensional plane that follow some certain conditions, and conditions आपको क्वेश्चन में पता लगती रहेंगी और हम conceptually अभी सीखेंगे क्या क्या conditions होते हैं. And these are obtained, और जो ये conic sections हैं यानी कि conics जो हैं हमारे, these are obtained by cutting a these are obtained by cutting a double cone with a plane, by cutting a double cone with a plane at various or different angles. So that is the general meaning of the conic or conics or conic section. So conics are the curves in two-dimensional plane. थ्री डायमेंशन में भी होता है ये, कोनिकोइड कहते हैं उसको, वो आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में टू डायमेंशन में कॉनिक्स पढ़ने हैं आपने, कॉनिक सेक्शंस पढ़ने हैं. कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं? ये कुछ कर्व्स होती हैं टू डायमेंशन में जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करती हैं. और ये सभी कर्व कैसे ऑब्टेन होती हैं हमें? दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ डबल कोन. किससे कट करते हैं हम डबल कोन को? एक प्लेन से. और किस एंगल पर? डिफरेंट एंगल्स पर. जो अलग अलग एंगल हम लेंगे उन अलग अलग एंगल से उन कर्व्स के हम नाम रखेंगे. सो दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ कॉनिक सेक्शन. सो सबसे पहले आप ये नोट कर लेंगे. फर्स्ट, इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट, कॉनिक सेक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनिक सेक्शन? सो ये आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे. तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा. चलिए आगे देखते हैं. नाउ आफ्टर दिस हम बात करते हैं कौन सी कर्व हमें ऑब्टेन होगी और डबल कोन क्या है और प्लेन क्या है, उसको कैसे कट करते हैं, डिफरेंट एंगल्स क्या है और कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब पढ़ते हैं. तो मैं कॉनिक की दो डेफिनेशन बताऊंगा. ये अब हम फर्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं. दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कॉनिक. तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? तो नहीं, ऐसे नहीं. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं डबल कोन कैसे बनता है.
तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ले ली, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल एक लाइन ले ली, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन और ले ली जो इस स्ट्रेट लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, और इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, इस लाइन का नाम होता है जनरेटर, दिस लाइन इज जनरेटर, दिस इज अ मूविंग लाइन। ये लाइन कैसी लाइन है, मूविंग लाइन है, और ये लाइन कैसी है, ये फिक्स्ड है। तो किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, मैंने एक मूविंग लाइन जनरेटर ले लिया और एक फिक्स लाइन ले ली। जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको मैंने वी बोल दिया। इस वी का नाम होता है, इस वी का मतलब होता है वर्टेक्स, इस वी को बोलते हैं वर्टेक्स। और जो ये फिक्स लाइन है, इसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ कोनिक, कोनिक का एक्सिस। अब ये जो एंगल मैं आपको दिखा रहा हूं, इस एंगल को मैंने अल्फा कह दिया, और इस एंगल अल्फा को क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ डबल कोन या कोन सिंपली। और वर्टेक्स, फिक्स लाइन, कोल्ड एक्सिस, जनरेटर इज द मूविंग लाइन। तो जो ये जनरेटर है, ये जो मूविंग लाइन है, अब आप इमेजिन करना, अब आप इमेजिन करना जो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो सपोज ये एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, और ये एक लाइन जो जनरेटर है, जो इसके साथ कुछ एंगल बना रही है अल्फा। इस पॉइंट को वर्टेक्स कह दिया, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ये जनरेटर है। इस जनरेटर को मैं रिवॉल्व कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। तो जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, उस पॉइंट को फिक्स रखते हुए, किस पॉइंट को, ये जो वर्टेक्स पॉइंट था, इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऑब्वियसली अगर ये ऊपर से ऐसे रोटेट होगा तो नीचे से भी रोटेट होगा ही, किसी भी डायरेक्शन में कर लो। तो ये देखो, ये रोटेट हो रहा है। अगर ये रोटेट हो रहा है तो ऊपर एक सर्कल बनाएगा और नीचे भी एक सर्कल बनाएगा, और ये लाइन जो जनरेटर है, ये अपनी डिफरेंट पोजीशंस लेगी। इसी डायग्राम को हम बनाते हैं बोर्ड पर। तो जो ये लाइन है, इस लाइन की एक पोजीशन ये भी होगी, तो बच्चों हमारे पास यहां पर एक डबल कोन क्रिएट हो गया। एक कोन ऊपर है, एक कोन नीचे है, एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है, ये वर्टेक्स है। तो समझ लो, एक कोन है और दूसरा इन्वर्टेड कोन है। सो दिस फिगर इज कॉल्ड डबल कोन। इस डबल कोन में जो ये ऊपर वाला कोन होता है, इसको बोलते हैं अपर नेप, इसको बोलते हैं अपर नेप, और जो ये नीचे वाला कोन है, इसको बोलते हैं लोअर नेप। अब आपको कुछ तो खुद भी पता ही है कि ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, यहाँ पर राइट एंगल है, वर्टिकल ये राइट एंगल होगा। अच्छा, अब ये अल्फा है तो ऑब्वियस बात है कि ये भी क्या होगा, अल्फा। एंगल तो सेम ही होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। तो टोटल जो ये एंगल बना 2 अल्फा, इस 2 अल्फा को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। इस 2 अल्फा को हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, लोअर नेप, अपर नेप, डबल कोन, वर्टेक्स, जनरेटर लाइन, फिक्स लाइन, ऊपर सर्कल बन रहा है, नीचे सर्कल बन रहा है, दैट्स आर डबल कोन। ये हमारा डबल कोन है। तो मैंने क्या बताया था, कॉनिक्स आर द कर्व्स basically which follows some certain conditions, properties, and which are obtained from a double cone by cutting a double cone with that of a plane at various angles. Now we'll take a plane. In mathematics, plane means you can take a knife basically, and this is a solid cone. ये एक solid cone है और आपके पास एक knife है, और आप knife से इस solid cone को कट कर देते हो। अब जब आप कोई plane यानी कि कोई sheet, piece of paper इस solid के अंदर ऐसे
अंदर क्रॉस करा देते हो। तो जब आप उसके अंदर क्रॉस कराते हो तो जहां जहां पर कोनिक यानी कि इस सॉलिड का यानी इस कोन का पोर्शन उस पेपर के साथ टच होगा तो जहां उसकी क्रीज क्रिएट होगी यानी जहां क्रॉस सेक्शन क्रिएट होगा वो क्रॉस सेक्शन जो जो अपना पाथ ट्रेस करेगा दैट पाथ इज बेसिकली अ कर्व इन टू डायमेंशनल प्लेन और वो कर्व को ही हम कोनिक कहते हैं। आई रिपीट, मेरे पास एक डबल कोन है और मेरे पास एक प्लेन है, पीस ऑफ पेपर समझ लो, और ये सॉलिड है, ठीक है। और मैंने वो पीस ऑफ पेपर इसके अंदर से गुजार दिया, मतलब इसके अंदर से निकाल दिया। जब मैं इसके अंदर से निकालूंगा कैसे भी निकाल सकता हूं, ऐसे भी कट कर सकता हूं, ऐसे भी कट कर सकता हूं, ऐसे भी कट कर सकता हूं, मतलब डिफरेंट एंगल्स पर कट कर सकता हूं। तो प्लेन, कटिंग प्लेन जब इसको कट करेगा तो किस एंगल पर रखकर कट कर रहा हूं, एंगल किससे मेजर करूंगा, एंगल मेजर करूंगा इस अल्फा के साथ, क्योंकि अल्फा किसका एंगल है, मेरे पास जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल है ना, तो इसी को सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनती हैं वो अल्फा एंगल और जो एंगल कटिंग प्लेन इसके साथ बनाएगा उसका कंपैरिजन बनाया जाता है अल्फा के साथ। जो कटिंग प्लेन इस कोन को कट करते टाइम जो एंगल बनाएगा इस कोन के साथ उस एंगल को हम थीटा बोल देंगे और इसको अल्फा। तो जो इन दोनों के बीच में, थीटा और अल्फा के बीच में जो एंगल का रिलेशनशिप बनेगा उससे हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिगर तो मैं आपको अभी समझा देता हूं, तो फिलहाल आप इसको एक बार नोट कर लो क्योंकि इसको मैं दोबारा बनाऊंगा, इसमें मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन लिख दी हैं तो मैं उनको हटा के अब आगे जो मेरे को सिखाना है वो बताता हूं। तो अब वही डबल कोन दोबारा बना रहा हूं मैं। तो ये हमारा डबल कोन हो गया, और ये लाइन कौन सी लाइन होगी, दिस इज एक्सिस। थोड़ा सा सिमेट्रिकल खुद बना लेना, बाकी ठीक है कोई इतना चल जाएगा। दिस इज द वर्टेक्स। अब मान लेते हैं जो हमारा प्लेन है वो प्लेन कुछ ऐसा है, तो आपको इमेजिन करना है ये ऐसा ऐसा और इसको ऐसे कट कर दिया, सॉलिड है ये। तो जब ये कट करेगा तो ये क्रॉस सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन को आप देखो तो ये कैसा दिख रहा है, अभी तो ओवल दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, बट रियलिटी में आप सोचो कि आपके पास एक सॉफ्टी है, दैट इज आइसक्रीम कोन, ठीक है। तो आइसक्रीम जो जिस कोन में देते हैं वो कोन है एक आपके पास, और उस कोन को मैंने एक नाइफ से कट कर दिया। कितने एंगल पर कट करा, ये प्लेन का जो एंगल है इस फिक्स एंगल प्लेन का किसका देखते हैं, फिक्स्ड एक्सिस के साथ, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल को बिल्कुल फ्लैट सीधा रखकर कट कर दिया। तो सीधा रखकर कट करेंगे तो नीचे वाला कोन अलग हो जाएगा, ऊपर फ्रस्टम अलग हो जाएगा। तो जो कट करा उस कट ने क्या करा, उस कोन के कॉर्नर कॉर्नर पर एक क्या क्रिएट कर दिया होगा, क्रीज, एक क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर दिया होगा। यानी कि जहां जहां पर नाइफ उस सॉलिड कोन के साथ मिला, जहां पर नाइफ उस सॉलिड कोन से मिला वो कौन सा पोर्शन आया, वो ये क्रॉस सेक्शन आ गया, एंड दैट क्रॉस सेक्शन विल लुक लाइक अ सर्कल। और रियलिटी में अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देखो तो आपको क्या मिलेगा, एक गाइडिंग कर्व यानी एक कोनिक सेक्शन क्या मिलेगा, सर्कल। तो हमारा सर्कल क्या हो गया, फर्स्ट कोनिक। सर्कल इज अ कोनिक सेक्शन और सर्कल इज अ कोनिक, इट्स अ कर्व, क्लोज्ड कर्व है। Circle is a conic which is obtained. This circle is obtained by cutting the double cone with that of a plane at angle 90 degree. तो जो यहाँ पर थीटा हो गया, ये जो एंगल हम थीटा लेंगे फिक्स्ड एक्सिस के साथ, प्लेन का जो एंगल लेंगे वो कितना एंगल है हमारा 90 डिग्री, इसमें अल्फा का कोई रोल नहीं है, तो ये हमारा सर्कल बन गया। दूसरा देखते हैं, अगर हम क्या करें, जो कटिंग प्लेन है आप अपर नेप को या लोअर नेप को किसी को भी कट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपर नेप को यूज कर लिया, तो मैं लोअर वाले पे सिखा रहा हूं, दूसरी कोनिक, दूसरा कर्व। तो ये जो अब प्लेन है, अब ये प्लेन टिल्टेड ले लिया मैंने। अब इस प्लेन का, ये प्लेन पे बहुत सारी लाइंस होती हैं, ठीक है, प्लेन इज अ सरफेस, तो ये सरफेस पे बहुत सारी लाइंस है। तो बेटा कोई भी लाइन ले लो आप और उसका फिक्स एक्सिस के साथ ये एंगल देख लो, तो ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, थीटा लिया था हमने। और हमारे पास ये एंगल कितना है, अल्फा। तो अगर हम इस थीटा एंगल को क्या रखेंगे, थीटा एंगल को 90 डिग्री से तो कम रखेंगे,
लेकिन अल्फा एंगल से क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, यानी कि कटिंग प्लेन का जो एंगल है वो अल्फा से बड़ा होगा और पर 90 डिग्री से कम होगा। इस केस में जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा, इस केस में जो यहां पर क्रॉस सेक्शन आपको ऑब्टेन्ड होगा यानी जो दिखेगा, वो क्रॉस सेक्शन, ये आपको यहां पर इसलिए नहीं प्रॉपरली इमेजिन हो पा रहा क्योंकि ये जो मेरा डबल कोन था ये थोड़ा सा यहां से ठीक सा नहीं बना था, तो चलो ये ठीक सा बना दिया मैंने। अब आई होप आपको यहां पर हो जाएगा इमेजिन। तो ये जो शेप क्रिएट होगी, ये हमने थीटा लिया और अल्फा तो है ही, तो ये जो शेप क्रिएट हुई, ये जो शेप क्रिएट हुई ये वाली, इस शेप को हम बोल देंगे एलिप्स। इस शेप को हम बोल देंगे एलिप्स। प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड जो है वो चक्कर लगाते हैं, तो एलिप्टिकल पाथ में लगाते हैं एलिप्स। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। और रिसर्च हुई है और इसके बारे में जो है बहुत हेल्पफुल स्टडी रही है कोनिक्स की। बहुत सारी अदर फील्ड्स में इसका कंट्रीब्यूशन है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टर्स में, एंटीनाज में, उनकी शेप और डिजाइन कवर करने में, ठीक है। जो एलईडी या हेडलाइट होता है जो ऑटोमोबाइल के अंदर, यानी कि बाइसाइकिल्स हो गई या जो भी कार वगैरह हो गई, उसके अंदर जो हेडलाइट्स होती हैं उसकी, वो हेडलाइट की जो शेप होती है वो पैराबोलाइड शेप होती है, ठीक है। तो वो पैराबोला से 3D में चला गया कोनिकॉइड। तो प्रैक्टिकल इसका यूज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस चैप्टर की। और हम करेंगे भी वर्ड प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। जो केबल वायर्स होती हैं जो हैंग होती हैं वो पैराबोलिक शेप में होते हैं। मैं बताऊंगा पैराबोला क्या है। एलिप्स का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, ऑर्बिट्स जो है। अच्छा, तो अब यहां से तो ये शेप जो है, अब इसमें आप थीटा अल्फा से क्या है बड़ा देखोगे कैसे। आपको अगर नहीं क्लियर हुआ कि थीटा अल्फा से बड़ा कैसे, और 90 से तो छोटा ही है, ठीक है। 90 होता है ऐसा है, अभी ऐसा है, तो 90 से तो छोटा है, लेकिन अल्फा से बड़ा कैसे है। देखो अल्फा से ऐसे बड़ा है, अगर हम ये एंगल, ये लाइन जो है ये एंगल थीटा बना रही है, तो अल्फा एंगल कैसे बन रहा है। अल्फा एंगल अगर मैं क्या करता हूं, इस लाइन को यहां पर शिफ्ट कर देता हूं पैरेलली। अगर पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं तो एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन के पैरेलली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो एंगल तो चेंज नहीं हुआ। तो अब एक्सिस के साथ ये लाइन कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला। तो ये एंगल कितना है, अल्फा। लेकिन थीटा कौन सा है, थीटा तो ये पूरा एंगल है, थीटा पूरा है, तो थीटा बड़ा है और अल्फा छोटा है, तो डेफिनेटली थीटा बड़ा है और अल्फा छोटा है। तो जो क्रॉस सेक्शन क्रिएट हुआ वो क्लोज्ड हो गया, और क्लोज में वो क्या बन गया, एलिप्स। सर्कल एक स्पेशल केस है एलिप्स का, सर्कल एक स्पेशल केस है एलिप्स का। जब थीटा 90 हो जाता है तो वो सर्कल बन जाता है, ठीक है। और फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोनिक सेक्शन में हमें क्या स्टडी करना है, कोनिक्स आर द कर्व्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डबल कोन बाय कटिंग इट विद अ नाइफ और विद अ प्लेन बेसिकली, ठीक है। 2 डायमेंशनल सरफेस से उसको अगर हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो जो क्रॉस सेक्शन, जो क्रीज क्रिएट होगी, जो कर्व बनेगी, वो उस कर्व का नाम कोनिक है। और एक कोनिक हमने देखा सर्कल, एक कोनिक हमने देखा एलिप्स, जब थीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी और 90 से छोटी है। 2 कोनिक और देखेंगे हम आगे जो हमारे सिलेबस में है। अब यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, तो 2 आपने देख ली है, 2 कंडीशंस ध्यान रखना, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, अब फिर से मैं बना देता हूं, और अब हम देखेंगे 2 और कोनिक के बारे में। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, फिर से डबल कोन, तो ये हमारे पास डबल कोन हो गया। बेस ऑफ द कोन, डायमीटर, स्लैंट हाइट, हाइट, वर्टेक्स, अपर नेप, लोअर नेप, ये जनरेटर, ये फिक्स लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोनिक। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा एंगल, ये एंगल क्या है, अल्फा, जो जनरेटर और फिक्स लाइन के बीच में बन रहा है, कोन का एंगल। इस बार हमने प्लेन कैसा लिया, इस बार हमने प्लेन ऐसा ले लिया, ये प्लेन ले लिया, जो प्लेन ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल थीटा अल्फा के इक्वली बना रहा है। तो मतलब मैंने प्लेन को पैरेलली ले लिया, किसके पैरेलली ले लिया, जनरेटर के, इस जनरेटर लाइन के
पैरेलली ले लिया, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना इस वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा किसी भी केस में, सर्कल भी वर्टेक्स के से पास नहीं करता, ऊपर बनाया था, यानी वर्टेक्स से बचाकर, ठीक है। वर्टेक्स के ऊपर अगर वो पास करेगा तो वो डीजेनरेटेड कोनिक हो जाएगा। डीजेनरेटेड कोनिक अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। डीजेनरेटेड कोनिक अभी फिलहाल वर्टेक्स से पास नहीं करा, मतलब ये प्लेन वर्टेक्स से कट नहीं हो रहा, वर्टेक्स के ऊपर है ये। तो ये प्लेन इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। अब ध्यान से देखो ये दोनों एंगल, अगर ये लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के। इसका मतलब अगर प्लेन पैरेलल बनाऊंगा थीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब इस केस में अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, तिरछा कट कर रहा हूं, तो आप इमेजिन करो कि आपके पास एक सॉफ्टी है, कोन है, और आप उसको नाइफ से ऐसे कट कर रहे हो, जैसे ब्लेड से हम नाइफ पेंसिल को छिलते हैं, तो टेढ़ा करा हमने। तो अब ये अगर ऐसा कट करते हैं हम, तो जो क्रॉस सेक्शन क्रिएट होगा वो कहां पर क्रिएट होगा, कोन के यहां पर ऐसा कट लगेगा, है ना। जब आप इमेजिन करोगे तो आपको खुश होगा, इमेजिन होगा, अगर आप ट्राई करोगे तो जो आपको कर्व ऑब्टेन्ड होगी बच्चों, तो वो कर्व ये वाली ऑब्टेन्ड होगी, ये कर्व ऑब्टेन्ड होगी। एक कैरेट ले लेना और जहां से वो मोटा वाला साइज होता है, उसका मोटा सा पोर्शन होता है, वहां से और एक नाइफ ले लेना और नाइफ से उस कैरेट को टेढ़ा कट करना। तो जहां पर उसका यू क्रॉस बनेगा ना, तो वो क्रॉस एक यू बन जाएगा, ऐसा जैसा मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम इसके पैरेलल करेंगे तो जो रेड वाली कर्व है, इस कर्व का नाम क्या होगा, पैराबोला। पैराबोला। जैसे हम एक बॉल थ्रो करते हैं, तो वो जो है जैसे हमने एक ऐसे बॉल थ्रो करी, तो पहले बॉल ये ऐसे जाएगी फिर नीचे आएगी, तो बेसिकली क्या हो गया, ये पैराबोलिक शेप होगी, ठीक है। अच्छा, और पैराबोलिक शेप के बहुत सारे एग्जांपल है। केबल, जो केबल वायर्स है, या आप जो देखते हो इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर लगी होती हैं, कुछ तो स्ट्रेट ही होती हैं, लेकिन कई बार वो वायर लटकी हुई भी होती हैं, राइट। तो ये जो वायर होती हैं, जो हैंग होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर या केबल वायर या जिस टाइप जो भी है, तो ये सब पैराबोला के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो पैराबोला हो गया। अब लेकिन पैराबोला क्या करता है, बस ये प्लेन अगर इसके पैरेलल है तो नीचे तो कट करेगा नहीं, बस एक ही साइड कट करेगा, चाहे आप ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, या इधर करा लो। तो वो जो क्रॉस सेक्शन क्रिएट होगा वो एक यू शेप होगी, और यू शेप जो होगा वो पैराबोला होगा। तो पैराबोला बेसिकली चार टाइप के होंगे। पैराबोला बेसिकली चार टाइप के होंगे। टेंथ क्लास में आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला देता है। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला और राइटवर्ड पैराबोला। तो ये चार टाइप के डिफरेंट पैराबोला है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ऐसे हो, ऐसा भी हो सकता है पैराबोला, ऐसा भी हो सकता है, पर स्टैंडर्ड ये चार पैराबोला हम पढ़ेंगे। तो पैराबोला इज अनदर कोनिक। अब ये कोनिक क्या कब ऑब्टेन्ड हुआ, जब मैंने थीटा को किसके इक्वल लिया, अल्फा के। थीटा कौन सा एंगल है, जो कटिंग प्लेन का है, इसके साथ, डबल कोन के साथ, और अल्फा क्या है, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है। लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब ध्यान से समझना, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है बात। अगर आप इमेजिन करोगे तो आ भी जाएगा। अब हम बात करेंगे लास्ट कोनिक की, जिसको हम हाइपरबोला कहते हैं। उसमें क्या होता है, हाइपरबोला में हम जब कट करते हैं इस डबल कोन को, तो जो थीटा एंगल होता है ना, वो अल्फा से छोटा रखते हैं और जीरो से बड़ा रखते हैं। यानी कि जो थीटा एंगल है, अब तक हमने थीटा को क्या क्या रखा, 90 डिग्री, सर्कल मिला। 90 डिग्री से क्या रखा, छोटा, और अल्फा से बड़ा, एलिप्स मिला। अल्फा के इक्वल रखा, पैराबोला मिला। अल्फा से छोटा रख रहे हैं और जीरो से बड़ा रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें। अब इस केस में हमें जो क्रिएट होगा, जो ऑब्टेन्ड होगा, दैट विल कॉल्ड हाइपरबोला। हाइपरबोला की शेप कैसे होगी, अब इमेजिन करो जरा। देखो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले रहा हूं और मैं इसके पैरेलल कट करता हूं, तब तो एक ही साइड से कटेगा, या इस साइड से कट करता हूं तो एक ही साइड से कटेगा, यानी कि इस लाइन के पैरेलल, ऐसे ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, सॉरी ये पैरेलल तो बनी नहीं है वैसे, कोई बात नहीं, हम ऐसे इसी लाइन की हम कट करेंगे। पैरेलल में आपको मैं इमेजिन करा देता हूं, पैरेलल ये ऐसे होगी। अगर पैरेलल होती तो जो एंगल होता, जैसे अब ये दोनों पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होगी, तो अब ये वाला जो एंगल बनता है इसके साथ, एक्सिस तो यही है ना, ये हो गया। लेकिन अब कौन सा एंगल बन रहा है, अब फिलहाल जो प्लेन, कटिंग प्लेन है वो ये है, तो कटिंग प्लेन का इसके साथ एंगल ये क्या बन रहा है, थीटा, और ये पूरा क्या था, अल्फा। तो थीटा की वैल्यू किससे छोटी होगी, अल्फा से। तो कटिंग प्लेन, अब इसको हटा देता हूं, मैंने आपको कंपैरिजन करा दिया कि जो
हमने एंगल लिया है थीटा, वो अल्फा से क्या लिया है, छोटा लिया है। तो अब ये मेरा काम हो गया कंप्लीट, मैंने आपको कंपैरिजन करके समझा दिया। तो बेटा जब ऐसा होगा तो आप क्लियरली देख रहे हो, तो जो हमारा कटिंग प्लेन है वो कटिंग प्लेन लोअर नेक को और अपर नेक को दोनों को कट करेगा। सिर्फ इसी केस के लिए हमने डबल कोन लिया था, क्योंकि बाकी सब कोनिक तो सिंगल नेप से ही मिल जाते, एक सिंगल कोन से भी मिल जाते, लेकिन ये वाला कोनिक डबल कोन से ही मिलता है। तो अब जो हमारा प्लेन था वो प्लेन कुछ ऐसा था, जिसके अंदर जब इसने ये कट करा तो ये एंगल थीटा क्रिएट हुआ, और थीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा है। तो अब आपको क्या क्रिएट मिलेगा, अब क्या कोनिक, अब आपको क्या क्रॉस सेक्शन मिलेगा, एक तो क्रॉस सेक्शन यहां मिल जाएगा, और जब इसको कट करेगा ये, तो एक क्रॉस सेक्शन आपको ये मिल जाएगा, एक क्रॉस सेक्शन ये मिलेगा, एक क्रॉस सेक्शन ये मिलेगा। तो यानी एक यू यहां मिलेगा, एक यू यहां मिलेगा। तो हाइपरबोला की दो ब्रांच होती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये आपका हाइपरबोला होता है वन, और सेकंड हाइपरबोला पर ये नीचे ये ऐसे, ये आपका दूसरा हाइपरबोला होगा। तो हाइपरबोला में दो ब्रांचेस ऑब्टेन्ड होती हैं। सो दिस फिगर इज हाइपरबोला, दिस फिगर इज हाइपरबोला। सो आई होप आपको डेफिनेशन वन क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा डीजेनरेसी केस ऑफ कॉनिक्स। डीजेनरेसी केस ऑफ कॉनिक्स। तो डीजेनरेटेड कॉनिक्स, इसमें क्या होता है, अभी जो हमने बात करी बिल्कुल सेम उसी पॉइंट से हम चलेंगे। डीजेनरेटेड कॉनिक्स में क्या होता है, ये आपके पास है। अब हमने जो प्लेन लिया, अभी तक जो प्लेन लिया था, अच्छा फर्स्ट केस क्या था, जब हमने प्लेन लिया तो थीटा को 90 डिग्री लिया था, क्या ऑब्टेन किया था, सर्कल। दूसरा केस थीटा को आप नोट कर सकते हो, यहां मैं फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, पहला केस ये। दूसरा केस थीटा को हमने 90 से छोटा लिया था, बट अल्फा से बड़ा लिया था। अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल था, वो सब मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं, आपने नोट भी कर लिया होगा। ये वाला जो केस ऑब्टेन हुआ, ये आपको एलिप्स ऑब्टेन हुआ, ठीक है। सर्कल सिंपल ये फिगर है आपका, और एलिप्स ऐसा होता है ओवल शेप में, ठीक है। वैसे भी हो सकता है कि वाई एक्सिस वाले टाइप पर हो, जैसे कि ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है। फिर थर्ड हमने लिया थीटा इक्वल टू अल्फा, तो जो फिगर हमें ऑब्टेन हुआ वो कैसा होगा, पैराबोला। पैराबोला ऐसा शेप का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर हमने थीटा को क्या लिया बेटा, जब हमने थीटा को 0 से बड़ा लिया और अल्फा से छोटा लिया, इस केस में जो हमें ऑब्टेन होगा वो क्या ऑब्टेन होगा, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की शेप कैसी होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, और या दूसरे वाला ऐसा ऐसा, और ये हाइपरबोला हो जाएगा। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है, लेकिन चलो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं है उसके बारे में। अब ये चार केस हो गए जो मैंने आपको अब तक बताए। इन चारों केस में जो हमारा कटिंग प्लेन था वो वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा था, जो हमारा कटिंग प्लेन था वो वर्टेक्स पर नहीं था, नॉट ऑन द वर्टेक्स। जो प्लेन था वो वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा था, नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। अब हम ये चारों केसेस करेंगे जिसमें हम कटिंग प्लेन को कहां से लेंगे, वर्टेक्स से लेंगे। अगर हम कटिंग प्लेन को वर्टेक्स से लेते हैं, यानी ये जो पॉइंट था हमारा वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के अलोंग, यानी हमारा कटिंग प्लेन इस वर्टेक्स को वर्टेक्स से पास करेगा और 90 डिग्री एंगल रखता है। मान लो प्लेन जब 90 डिग्री एंगल रखेगा, यानी कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, या फिर थीटा क्या होगा हमारा 90 डिग्री से छोटा और अल्फा से बड़ा। यानी प्लेन आप थोड़ा सा टिल्ट करके भी ले सकते हो, यानी कि यही बना लेते हैं, ऐसा प्लेन भी ले सकते हो। अगर आप ये प्लेन लेते हो या ये प्लेन लेते हो, तो दोनों केसेस में आपको ऑब्टेन्ड क्या होने वाला है, सिर्फ एक पॉइंट जो कि वर्टेक्स पॉइंट है। क्या मिलेगा, सिर्फ ये पॉइंट ही मिलेगा, ऊपर वाला कौन अलग, नीचे वाला अलग, बस एक पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड केस का जो डीजेनरेटेड केस है सर्कल और एलिप्स का, तो वो क्या है, सिर्फ एक पॉइंट। सर्कल और एलिप्स दोनों के लिए हमें सिर्फ एक डीजेनरेटेड केस में क्या मिलता है, एक पॉइंट मिल जाता है। तो इनको हम बोलते हैं डीजेनरेसी केस ऑफ कॉनिक्स, ठीक है। यानी कॉनिक्स खत्म होकर कैसे बन जाते हैं, एक पॉइंट से ही बन जाते हैं, अगर हम उसको वर्टेक्स से कट कर दो, ठीक है। हम वर्टेक्स से कट नहीं करते तो भी तो कॉनिक्स बनते हैं। अगर वर्टेक्स से कट करें तो ये डीजेनरेटेड कॉनिक्स हो जाएंगे, जस्ट लाइक अ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ही बना यहां पर। सेकंड केस, जब हमारा थीटा अल्फा के इक्वल है, तो यानी कि जो कटिंग प्लेन होगा, इसी में से समझा दूं आपको, ये अल्फा है, तो हमारा जो कटिंग प्लेन है वो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन वो किससे पास कर रहा है, वर्टेक्स से। अगर वर्टेक्स से पास कर रहा है और पैरेलल टू दिस अल्फा है, तो डेफिनेटली
ये वाला जनरेटर ही ऑब्टेन्ड हो जाएगा हमें, जो ये जनरेटर है यही ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ये जनरेटर ऑब्टेन्ड हो जाएगा अगर वो किससे पास कर रहा है, वर्टेक्स से, और पैरेलल किसके है, अल्फा एंगल के इक्वल है, तो बेसिकली पैरेलल ही बनेगा। तो इस केस में हमें जो क्रॉस सेक्शन जो कर्व ऑब्टेन्ड होगी वो क्या ऑब्टेन्ड होगी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कोनिक बट इट इज कॉल्ड अ डीजेनरेटेड कोनिक। तो स्ट्रेट लाइन डीजेनरेसी केस है किस कोनिक का, पैराबोला का। तो स्ट्रेट लाइन इज अ डीजेनरेटेड पैराबोला, डीजेनरेटेड पैराबोला, ठीक है, डीजेनरेटेड पैराबोला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं जब थीटा की वैल्यू किससे छोटी होगी, अल्फा से। अगर अल्फा से छोटी होगी तो हमारा जो प्लेन होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इस प्लेन में इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, तो बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, एक लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, और ये दो लाइन, ठीक है। तो आई होप देख पा रहे हो, एक लाइन एक लाइन ये, तो हमारे पास एक लाइन 1 2, ये 1 थी और ये वाली 2। तो बेसिकली इस केस में हमें टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। ये डीजेनरेसी केस किसका हो गया, हाइपरबोला का, हाइपरबोला का डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डीजेनरेटेड कौन से हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी डबल कोन को वेरियस एंगल पर वर्टेक्स को छोड़कर एक प्लेन से कट कराते हैं तो हमें सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला मिलते हैं, जिनको हम इन सभी को इकट्ठा मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, कोनिक या कोनिक्स। तो ये सभी क्या है, ये सभी कोनिक्स हैं। दीज आर द कर्व्स दैट हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, और इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और ये कहां से ऑब्टेन्ड हुई, हमें डबल कोन को कट करने से वेरियस एंगल पर एक प्लेन के थ्रू। और वेरियस एंगल मैंने आपको समझ लिख दिया कि अगर एंगल इतना है, अगर एंगल इतना है, तो हमें ऐसे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। थीटा अगर अल्फा से बड़ा 90 से छोटा, अल्फा आप कितना भी ले लो, 30 डिग्री 45 डिग्री, जितना भी अल्फा एंगल है आपका, ठीक है। तो अल्फा 90 तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस बात है, एक्यूट एंगल है अल्फा, अंडरस्टूड सी बात है ये। तो अगर 60 डिग्री अल्फा है तो 60 से 90 के बीच में चाहे 61 डिग्री हो, 65 डिग्री, 70 डिग्री हो, सारे एलिप्स बनेंगे। उन एलिप्स में क्या फर्क पड़ेगा, बस वो थोड़ी सी शेप जो है वो ज्यादा ओवल हो जाएगी, अगर एंगल ज्यादा हुआ या कम हुआ तो वो शेप का फर्क पड़ेगा, बट सभी एलिप्स होंगे। इसी तरह से अगर अल्फा होगा तो पैराबोला बनेगा, 90 सर्कल और ये। और अगर हम वर्टेक्स के थ्रू पास कराएं तो पॉइंट भी मिल सकता है हमें, स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, या टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, ठीक है। सो कोनिक सेक्शन में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, कोनिक सेक्शन में हम स्टडी करते हैं सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। फिर सर्कल के डीजेनरेसी केस में हम क्या पढ़ते हैं, पॉइंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। बेसिकली स्ट्रेट लाइंस पैरेलल भी होती हैं और वो इंटरसेक्टिंग भी होती हैं, ठीक। अच्छा, एक नॉलेज के लिए आपको एक बात बता दूं, ये सभी कॉनिक्स, इन सभी कॉनिक्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो 2 डिग्री इक्वेशन होती है। इन सभी कॉनिक्स की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो इक्वेशन सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। सेकंड डिग्री इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब तक आपने जो पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है 2 वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है पर वो 1 वेरिएबल में पढ़ी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है पर 1 वेरिएबल में है। अब हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन स्टडी करनी है किसके अंदर, 2 वेरिएबल में। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है, एवरी कोनिक के लिए जो जनरल इक्वेशन होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, जिसको हम S2 कहते हैं, जो कि आइडेंटिकली किसके इक्वल होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहां पर कितने अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, a b c g h f, तो ये सब 6 a b c f g h, a b c f g h। तो ये S2 है जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है किसी भी कोनिक की, सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये हमेशा कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। इसका आर्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूव करना, बट हाँ ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे मैं इसको बोल रहा हूं, आपको समझा देता हूं कि भाई ये जनरल कोनिक को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करते हैं कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन 2 की। नाउ लेट्स मूव टू डेफिनेशन 2। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन 2 की बात करते हैं। अब डेफिनेशन 2 में देखो क्या है हमारे पास, कोनिक बेसिकली कोनिक सेक्शन जो कर्व है उसी को कह रहे हैं हम। कोनिक
is conic is a locus. locus का मतलब path. locus of a moving point in a plane. टू डायमेंशनल प्लेन की बात हो रही है. conic is a locus of a moving point in a plane such that अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूं. बेसिक टर्म्स में हमारे पास देखो क्या होता है. एक होती है फिक्स लाइन और एक होता है फिक्स पॉइंट. जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फोकस कहते हैं, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. फोकस एस से रिप्रेजेंट करते हैं. और एक होती है फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कॉल करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं. और एक एक्सिस ऑफ कोन एक्सिस होती है, ठीक है, एक्सिस ऑफ कोनिक. तो अभी आप ये देखो, जो एक्सिस होती है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है हमेशा. एक्सिस हमेशा किसके परपेंडिकुलर होती है? डायरेक्ट्रिक्स के. ये जनरल बातें हैं, बेसिक टर्म्स है, ठीक है. बिना बेसिक टर्म्स के आप चल नहीं सकते आगे. तो बेसिक टर्म्स तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी. बस फिक्स स्ट्रेट लाइन है, फिक्स स्ट्रेट लाइन उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं. उस स्ट्रेट लाइन के, फिक्स स्ट्रेट लाइन के जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो उसको हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ कोनिक. एक्सिस ऑफ कोनिक, जो भी कोनिक बन रहा होगा, जो भी कोनिक बन रहा होगा उसकी एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जो भी फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. फिक्स स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, स्लांटिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है. बट जनरली हमारे सिलेबस में वर्टिकल ही मिलेंगी. हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करते हैं एनसीईआरटी में, बट एलिमेंट्स या आरडी शर्मा या आईआईटी लेवल पर आप देखोगे तो आपको फिक्स स्ट्रेट लाइन कहीं भी टिल्टेड मिल सकती है, ठीक है. और बीएससी फर्स्ट ईयर में ट्रेसिंग ऑफ कोनिक चैप्टर है. तो ट्रेसिंग ऑफ कोनिक के अंदर आपको ऐसे कोनिक ट्रेस करने हैं जिनकी जो डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स लाइन है वो कोई भी टू स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है. वो कैसे भी हो सकती है. तो शिफ्टेड कॉनिक्स कहते हैं उनको हम. वो टॉपिक होता है शिफ्टेड कॉनिक्स, ठीक है. पर ये शिफ्टेड कॉनिक्स वाला टॉपिक आपके ज्यादा सिलेबस में इसमें आपके है नहीं, बट स्टिल कुछ एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री मटेरियल में थोड़ा बहुत डाल रखा है. तो हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की लास्ट में. बट अभी तो हम पहले एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं और मैंने आपको यहां तक बताया. आगे चलते हैं. फिक्स लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स पॉइंट क्या, फोकस है. अब एक्सिस ऑफ द कोनिक डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है. जो पॉइंट फिक्स पॉइंट है वो फोकस है, ठीक है. क्योंकि मैं इन टर्म्स को यहां पर यूज करूंगा डेफिनेशन में, इसलिए मैंने बता दिया. सो कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट. लोकस ऑफ अ पॉइंट से P ले लेते हैं. लोकस ऑफ अ पॉइंट P, मूविंग पॉइंट क्या हमारा P, और P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जनरल कोऑर्डिनेट x, y. सो अ मूविंग पॉइंट P जिसके जनरल कोऑर्डिनेट है x, y, उसका लोकस क्या है? कोनिक है. इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, बार बार मूविंग पॉइंट नहीं बोलना पड़ेगा, मैंने उसका नाम रख लिया है P, x, y जो पॉइंट है. सो सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो कि फोकस कह रहा हूं मैं इसको, फिक्स पॉइंट दैट इज से S, उसका नाम क्या? फोकस है. फिक्स पॉइंट कहीं भी होगा. अच्छा हाँ, एक बात और, जो फोकस पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ये कहां पर लाई करता है? ये एक्सिस पर होता है हमेशा. इट लाइज ऑन एक्सिस पर लाई करता है. चलिए, अ कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट. कोनिक पाथ है एक मूविंग पॉइंट का जो प्लेन में इस तरह से मूव करता है, which moves in a plane such that the distance of the point P from a fixed point S bears a constant ratio. या रुको, इसको बाद में लिख लेते हैं. Such that the distance of a point P from a fixed point S to the का मतलब रेशियो की बात होगी, to the distance of same point P, और डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है. टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन का नाम क्या रखा था हमने? नाम से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, उसका नाम बस रखा हुआ है तो उसी नाम से ही बोलना पड़ेगा उसको. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स bears a constant ratio. और ये जान के बड़ी खुशी होगी आपको कि इस कांस्टेंट रेशियो को कॉल्ड E, दैट इज इसेंट्रिसिटी. नया वर्ड है आपके लिए, इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है जो चीज अपने सेंटर पर ना हो तो वो चीज इसेंट्रिक हो जाती है. जिसका सेंटर अपनी जगह से खिसका हुआ हो. इसेंट्रिक मतलब खिसका हुआ, ठीक है. तो जितनी इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी उतना वो अपने सेंटर से चीज दूर होगी, मतलब उतनी वो शेप सिमेट्रिकल नहीं बनेगी. जैसे बहुत जबरदस्त एग्जांपल, सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए? सर्कल का सेंटर जहां पर होता है वो बिल्कुल सिमेट्रिक बनता है उसकी शेप.
लेकिन एलिप्स की देख लें या पैराबोला की या हाइपरबोला की देख लें तो वो बिल्कुल भी सिमेट्रिक सर्कल की तरह नहीं बनते। मतलब कि उनके अंदर कोई ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं होता जिससे हर एक जगह का जो डिस्टेंस है सब इक्वल हो, जैसे रेडियाई, वो तो सर्कल में ही पॉसिबल है। तो बेटा सर्कल की सेंट्रिसिटी नहीं होती, नहीं होती का मतलब है सर्कल की सेंट्रिसिटी होती है जीरो। द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल इज जीरो और इट इज वेरी मच लॉजिकल कि इसेंट्रिसिटी मतलब इसका सेंटर अपनी जगह से बदला हुआ, हिला हुआ है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन सेंटर सर्कल में तो ऐसा होता ही नहीं, तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी जीरो। और बाकी की इसेंट्रिसिटी होती है पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, रेक्टेंगल हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 और एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। इसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, हाइपरबोला बड़ा, पैराबोला का बड़ा भाई हाइपरबोला, तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। याद करने का तरीका, हाइपरबोला ग्रेटर देन 1, पैराबोला इक्वल टू 1। एलिप्स, एलिप्स जो है पैराबोला का छोटा भाई, पहले एलिप्स आया था, तो एलिप्स में इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 और आपके पास क्या रह गया, सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0, ठीक है। Beer's a constant ratio called E, that is eccentricity, called eccentricity। बस वैसे तो Beer's a constant ratio यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। चलिए यहां पर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा लिए मैंने। ये हमारी डेफिनेशन 2 है। इस डेफिनेशन 2 को अगर हम समझ लें तो हमें पता लग जाएगा कि एवरी कोनिक रिप्रेजेंट्स by this general equation of 2 degree second degree in x and y two variable ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2hy plus c। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं, कुछ कर्व्स होते हैं जो सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करती हैं, तो वो सर्टेन कंडीशंस अभी इसमें आ जाएंगी। S2 पे क्या कंडीशंस होती हैं वो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो फिलहाल यहां तक क्लियर हो गया आपको, इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो इस डेफिनेशन को मैं आपको यहां समझा देता हूं बेसिकली। चलो मैं इसको रब भी नहीं करना चाहता एक्चुअली में, तो यहां से मैं थोड़ा सा ये हटा दूं, इसकी नीड नहीं है। ये S2 है, ये भी हटा देता हूं, ये लिखी रहेगी इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं, आपको बता दिया, ये मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक। चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूं। S2 क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ऐसे बीच में ही आता है 2hxy by स्क्वायर 2gx 2hy प्लस का c इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं, ये तो कॉन्स्टेंट्स लिखे थे ABCD, ये सब पॉइंट हमने P ले रखा है, x, y एक्सिस पर लाई करता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। चलिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेट लाइन ली, और स्ट्रेट लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन है, फिक्स स्ट्रेट लाइन है। इस फिक्स स्ट्रेट लाइन का क्या नाम होता है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स होगी, इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपने वर्टिकल लेनी है, कहीं ले लेना, मैं आपको बताया था शिफ्टेड चीजें भी होती हैं तो आप ले लेना, बट मैं आपको समझाने के लिए अभी इजीनेस के लिए ही ले रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास कहीं भी प्लेन में कोई फिक्स स्ट्रेट लाइन है जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला, और उसके परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन है, जिस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होता है, एक्सिस ऑफ कोनिक। बेटा ये जस्ट लाइक द डेफिनेशंस, नेम्स हैं इसके, है ना, तो ये सब प्री डिफाइंड है, तो आपको इसमें ज्यादा बोधर करने की जरूरत नहीं है, जो आप सीख रहे हो उसको समझते जाओ, दैट्स इट। फिक्स स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, और जो उसके परपेंडिकुलर होती है उसको एक्सिस ऑफ कोनिक कहते हैं। अब इस एक्सिस ऑफ कोनिक पर क्या होगा, फोकस होगा। इस एक्सिस ऑफ कोनिक पर क्या होगा, फोकस होगा। फोकस मतलब S। फोकस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कोनिक के, ठीक है, जैसे एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, हाइपरबोला में 2 फोकस होते हैं, ठीक है। फोकस एक से एक भी हो सकता है, फोकस पैराबोला में 1 फोकस होता है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कोनिक। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, तो मैं एक फोकस से लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो फोकस हो गया हमारे पास S, किस पर है ये फोकस, एक्सिस ऑफ कोनिक पर। इसे कोऑर्डिनेट होंगे, अब x एक्सिस को जरूरी तो नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे या कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो हम फॉर द कन्वीनियंस से x1, y1 ये 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं, x1 y1 एक कोऑर्डिनेट हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट एब्सिस और ऑर्डिनेट हो गया। तो S क्या है, फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस and this is axis of conic, this is fixed line called directrix। now एक पॉइंट लिया मैंने P, इस P पॉइंट की जनरल कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, दिस इज अ मूविंग पॉइंट, ये पूरे प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन ये मूव कैसे करेगा, कंडीशंस को फॉलो करते हुए। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस अगर मैं इस P पर लगा दूं और फिर P को मूव करा दूं, कि P को जहां जाना है मैं भेज दूं, लेकिन मैं P को ये बोल दूं कि तूने ऐसे ऐसे करके चलना है, कि तेरे को एक कंडीशन हमेशा फॉलो करनी है, तो P जो भी पाथ ट्रेस करेगा दैट इज कॉल्ड कोनिक। तो कोनिक मींस द कर्व।
दैट फॉलोज द कंडीशंस, फॉलोज द प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज के लिए मेरे को क्या लेना पड़ा, पहले डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस, परपेंडिकुलर, ये डेफिनेशंस है, ठीक है। और फोकस x1, y1, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, ये पॉइंट कभी नहीं बदलेगा, फोकस अपनी जगह पर रहता है। p पॉइंट मूविंग है, ये हिलता रहेगा। अब ये मूविंग पॉइंट कैसा है, अब पढ़ते हैं कोनिक की डेफिनेशन। अ कोनिक इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट p, p का पाथ ट्रेस करने पर जो कर्व ऑब्टेंड होगी उसको ही मैं कोनिक बोल दूंगा। इन अ प्लेन सच दैट, एक प्लेन में सच दैट द डिस्टेंस ऑफ p, इस p का डिस्टेंस, एक कोनिक से सारे के सारे डिफाइन हो जाएंगे यहां पर। सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, इस p पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट s, इस फिक्स पॉइंट s से, तो p पॉइंट का s से डिस्टेंस क्या होगा, p से s का डिस्टेंस क्या होगा, sp, p का s से डिस्टेंस क्या होगा, sp, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, किसका डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट का, p का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द का मतलब है रेशो, डिवाइड करना, किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, इसी p पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अब इस p पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पर आप क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स टेक पॉइंट m, परपेंडिकुलर होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर m आ गया, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, इस मूविंग पॉइंट p का, किससे, इस स्ट्रेट लाइन से, फिक्स्ड लाइन से, pm। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, जो फिक्स्ड लाइन है वो तो डायरेक्ट्रिक्स ही है ना, यानी कि डिवाइड बाय में pm। तो याद करना कितना आसान है, ध्यान से देखना, fd का मतलब क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। आप याद करने के लिए इजीली याद कर सकते हो, बैंक में कराते हैं ना फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब f फोकस, नीचे d से डिपॉजिट मतलब डायरेक्ट्रिक्स, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, दिस रेशो, दिस वैल्यू टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन बियर्स अ कांस्टेंट रेशो, जिसको हम क्या कॉल करते हैं, e, इसेंट्रिसिटी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आती है, e, दैट इज इसेंट्रिसिटी। तो डेफिनेशन हो गई कंप्लीट, लेकिन कॉनिक के नाम तो आए नहीं, हाँ आएंगे, नाम आएंगे, लेकिन यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये कहना चाह रहा है कि P पॉइंट से S का डिस्टेंस मान लो अगर 2 है, और P से M का डिस्टेंस मान लो 3 है, चलो बाई चांस यहां वैसे दिख नहीं रहा, चलो चलो सपोज 1 ले लो, ठीक है। तो PS की वैल्यू कितनी है, SP की वैल्यू 2, और PM की वैल्यू कितनी है 1, तो E की वैल्यू कितनी आई, 2/1, दैट इज 2, E की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। तो यानी कि यहां पर जो भी नंबर्स होंगे ना, जो ये डिस्टेंस होंगे, वो एक रेशो बनाएंगे। अब P पॉइंट कहीं दोबारा यहां आ गया, तो यहां से ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये जो डिवीजन इससे करोगे ना, वो रेशो वही सेम आएगी, होनी चाहिए। मतलब P पॉइंट को हम ऐसे ऐसे मूव कराएंगे कि जहां भी P होगा उसके S से और ये जो डिस्टेंस, इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा, उसकी जो रेशो बनेगी, हमेशा रेशो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस की जो रेशो बनेगी, वो रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। बियर से कांस्टेंट रेशो, कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम रेशो मतलब इक्वल रेशो, ये रेशो जो सेम रेशो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। अब ये रेशो क्या हो सकती है, देखो अभी तो मैंने दिखाया ये रेशो 1 से बड़ी हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेशो 1 से छोटी हो, इट इज आल्सो पॉसिबल। इस लाइन को दूर कर दो, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स इसको यहां ले आओ, तो ये पॉइंट यहीं पर है, ये और ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, और मान लो अगर ये दोनों डिस्टेंस 2 2 है, तो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगर 0 है तो समथिंग बाय इनफिनिटी इज 0, तो डायरेक्ट्रिक्स इनफाइनाइट पे चली जाएगी, तो वो सर्कल बन जाएगा, क्योंकि सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हो, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर ध्यान से सुना हुआ है लेक्चर तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दैट मींस नाउ ये हमारे पास डेफिनेशन है, अ कोनिक इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P, P पॉइंट का मूविंग पॉइंट का लोकस है, कि P पॉइंट इस तरह से मूव करता है, ये P पॉइंट का पाथ मैं बता नहीं सकता बेटा, पैरा देखो P पॉइंट से सब बन सकता है, ये P पॉइंट से पैराबोला बन गया, इधर से लेने तो हाइपरबोला, एक डायरेक्ट्रिक्स और आ जाएगी, P पॉइंट से आपका एलिप्स भी बन सकता है, इसको बंद कर दो, वहां पर भी एक डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, सर्कल भी बन सकता है, तो P पॉइंट से शेप तो कोई भी बन सकती है, यानी इसका पाथ ट्रेस किस पर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस की रेशो पर डिपेंड करता है, तो वही हमने डेफिनेशन में बोल रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ केस 1 कंप्लीट करते हैं डेफिनेशन को। केस 1, व्हेन दिस कांस्टेंट रेशो E, जो ये कांस्टेंट रेशो E, इसकी वैल्यू अगर 0 है, तो जो कोनिक हमें क्रिएट होगा, जो कोनिक हमें मिलेगा, दैट कोनिक इज सर्कल। सेकंड केस, व्हेन दिस E is greater than 0 and less than 1, E 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो जो कोनिक हमें क्रिएट होगा, वो कोनिक क्या मिलेगा हमें, एलिप्स मिलेगा। वो कोनिक हमें क्या मिलेगा, एलिप्स। एक वाटर बोतल ले लेना, ठीक है, कोई पेप्सी की बोतल ले लेना, ठीक है, और उस बोतल में से आपने थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है, थोड़ा पूरा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना और उसको टिल्ट कर देना, टेढ़ा कर देना। टेढ़ा करने से वो पानी की जो क्रीज होगी ना, क्रीज ध्यान से देखना, वो एलिप्स बन रही होगी। थर्ड,
जब इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो आपको जो कोनिक क्रिएट होगा, जो कोनिक मिलेगा, वो कोनिक क्या होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला मिलेगा। फोर्थ, जब इस इसेंट्रिसिटी यानी इस रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो जो कोनिक आपको ऑब्टेन्ड होगा वो क्या ऑब्टेन्ड होगा, हाइपरबोला। तो जो कोनिक ऑब्टेन्ड होगा वो हाइपरबोला होगा। क्लियर? सो आई होप ये आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आपके सिलेबस में स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है एनसीईआरटी में। आपको सिर्फ क्या स्टडी करना है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, 4 टाइप के कोनिक स्टडी करने हैं। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, दैट इज 0, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला व्हिच इज 1, हाइपरबोला व्हिच इज ग्रेटर देन 1 और एलिप्स व्हिच इज बिटवीन 0 to 1 इसेंट्रिसिटी। राइट तो ये आपके पास डेफिनेशंस हो गई। व्हेन द, अब आप इसको अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, सो यू विल से एन एलिप्स, कोनिक को हटा गया, एलिप्स पर आ गया, तो बोलोगे एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट S to the perpendicular distance of P from the fixed straight line called directrix bears a constant ratio which lies between 0 to 1। समझ में आया? मतलब इस कोनिक को हटाकर वो लिख दो एलिप्स और रेशियो बता दो between 0 to 1, तो आपको डेफिनेशन कंप्लीट। पैराबोला की पूछ ले तो अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट such that it moves in a plane so that the distance, yes, such that the distance of that point from the focus fixed point is in the same ratio of the distance from the fixed straight line called directrix। तो उन दोनों का constant ratio which is equal to 1, then it's a parabola, greater than 1 then it's a hyperbola, equal to 0 then it's a circle। circle की भी नई definition मिल गई in terms of conic। so I hope this thing is clear to you। अब एक बात और, जो हमने ये डेफिनेशन करी है इसके थ्रू कोनिक को डिफाइन करा है, और जो डेफिनेशन हमने वो डबल कोन को हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर ब्रेक करके कटिंग प्लेन से कट करके जो हमने डेफिनेशन वो की थी, वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, यानी इससे वो इंप्लाई होती है और उससे ये इंप्लाई होता है, दोनों चीजें एक जैसी हैं। लेकिन ये आपको विजुलाइज करने में या समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अभी आपके लिए इतना रेलेवेंट टॉपिक नहीं है वो। आपके पास मेन बात क्या है कि आपको जो जितना आज समझाया उसको ध्यान से ढंग से समझो और फिर हम आगे चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है। एज सच ये जो पोर्शन है ये नॉलेज के लिए ज्यादा है, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछते नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। अच्छा एक बात और, लास्ट बात जो मेरी यहाँ पर मैं कह रहा था, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे देगी वो आपको बता रहे हैं आप, सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे बनेगी। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि ये जो पी पॉइंट का लोकस है, ये लोकस निकालने के लिए एक्स और वाई पे कंडीशन चाहिए होगी, तो यहाँ से मैं कंडीशन निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करके और आपको कंडीशन निकाल कर दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन मेरे पास इसकी बनती है, राइट। तो कंडीशन मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। चलिए तो अब ये आपके पास क्या बनेगा, SP किसके इक्वल हो जाएगा, E टाइम्स PM के। SP किसके इक्वल होगा, E टाइम्स PM के। अब SP की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पर x1 y1 लिए थे, अगर आपको याद हो तो S अभी डायग्राम बना हुआ था, तो क्या बनेगा x माइनस में x1 का स्क्वायर y माइनस में y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू PM। अब आपने स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कर लिया तो आपको P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो ना स्ट्रेट लाइन का, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकलेगा, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को। मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, तो क्या निकलेगा ax1 सॉरी x और y कोऑर्डिनेट है ना, तो ax plus by plus c डिवाइड बाय में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर रूट और उसका मॉडुलस। लेट अस डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यहां से ये रूट कट जाएगा और यहां से इस पे स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बचेगा x माइनस में x1 का स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस में y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर, e की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, और ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसी के साथ ही लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कुछ कांस्टेंट हुआ। इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और e स्क्वायर बाय दिस, इसकी एक सिंगल वैल्यू मैं k लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको k कह दिया, और k को अगर मैं अंदर लेकर चला जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू ax प्लस k स्क्वायर इंटू by प्लस k स्क्वायर इंटू c का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई भी नंबर तो होगा, उसको मैंने k बोल दिया, k अंदर गया तो k बोल दिया, तो k अंदर गया, सपोज k स्क्वायर बोल दिया, मैंने इसको k स्क्वायर बोल दिया, और k को जब अंदर लेके जाऊंगा स्क्वायर में था तो k में चला जाएगा। इट इज इक्वल टू x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ सी केयरफुली, अगर आप इसको ओपन करोगे, यानी इसको अगर आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या चीज मिलेगी,
किसको ओपन करोगे, x माइनस एक्स वन का स्क्वायर y माइनस वाई वन का स्क्वायर k a x, k क्या चीज है, k स्क्वायर को मैंने लिया था e स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नाम k लिया था, फिर वो k को अंदर लेके k a x प्लस k b y प्लस k c का होल स्क्वायर। जब आप इसको इक्वल, ये इसको आप पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे, यानी स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c ये सारा प्लस में है, इस सबको जब आप ओपन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या तो आपको क्या ऑब्टेन्ड होगा फाइनली, जब आप इसे a की साइड लेफ्ट साइड में लेकर इक्वल टू 0 करोगे तो आपको एक इक्वेशन ही तो मिलेगी। क्या वो इक्वेशन ऐसी कुछ होगी, इसके अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई टर्म आएगी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, वो कोफिशिएंट उसके प्लस माइनस होने के बाद अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट तो होगा, चाहे वो वन ही क्यों ना हो, तो ये टर्म जरूर आएगी, y की टर्म जरूर आएगी पी वाई स्क्वायर। अच्छा यहां से जब 2ab करोगे तो xy की टर्म आएगी, उसका नाम मैं 2hxy कर लेता हूं। बेटा कोफिशिएंट्स कुछ भी आए नंबर ही तो होंगे ना बेटा, यहां पर x1 y1 और k, ठीक है x1 y1 और k abc x1 y1 और k, ये सब न्यूमेरल्स हैं, नंबर्स हैं, ये जब यहां पर पुट होंगे तभी तो मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो अभी मैं जनरली उसका एक नेचर ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरे को मिलेगा क्या इस फॉर्मेट में, इस टाइप में तो कुछ मिलेगा, प्लस में मेरे पास x की टर्म आएगी जब इसको इससे करूंगा तो, या यहां से भी x की टर्म आएगी, तो 2gx कह देता हूं, जो कोफिशिएंट है उसका g 2g, और 2fy कह देता हूं और प्लस का c, तो आपके पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द सेकंड डिग्री, यही सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक है। ठीक है, नाउ बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए सॉलिड ज्योमेट्री में यहां से आगे उनका टॉपिक चलता है, और जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत यूजफुल है, काम आएगा। तो बेटा 12th क्लास वाले बच्चों ने पढ़ रखा होता है डिटरमिनेंट, तो हम एक डिफाइन करते हैं डेल्टा, क्या देखने के लिए, अगर हमें कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ ये कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इट रिप्रेजेंटिंग सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, व्हाटएवर। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक डेल्टा डिफाइन करते हैं। तो डेल्टा क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, जिसका ए बी सी लिखते हैं, एफ एफ जी जी और एच एच ऐसे करते हैं, एबीसी ऐसे, एफ जी एच, ये डेल्टा डिफाइन करते हैं, ये एक डिटरमिनेंट है, क्लियर। इस डिटरमिनेंट को जो आप सॉल्व करोगे तो आएगा एबीसी प्लस 2fgh माइनस का ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर और सी एच स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करें ना ये चीज आ जाएगी। तो पहले आप इस डेल्टा को कैलकुलेट करोगे, कैसे, ये आपको दे रखा होगा तो इसमें आप ए ढूंढ लेना कंपेयर करके, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखो a कितना मिल रहा है 2, b कितना मिल रहा है h कितना मिल रहा है माइनस 3/2, क्योंकि 2h इक्वल टू माइनस 3 है तो h माइनस 3/2, और b कितना मिल रहा है 4, 2g कितना मिल रहा है माइनस 2 तो g माइनस 1 आ गया, 2f तो f 5/2 आ गया और c कितना आ गया 1। तो आप यानी कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाल लेना, और ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लो तो ये निकाल लो, नहीं तो डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो ये आ जाएगा। तो आपका डेल्टा निकलना चाहिए, ठीक है। अब डेल्टा निकलने के बाद इस डेल्टा की वैल्यू, ये जो वैल्यू है यानी ये जो आंसर आएगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 नहीं होगा, दो केस होंगे, या तो ये 0 होगा या तो 0 नहीं होगा, दो केस ले रहे हैं। अगर तो ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो हमें जो कोनिक मिलेंगे वो जनरल कोनिक मिलेंगे, अगर ये 0 के इक्वल है तो डीजेनरेटेड केस ऑफ कोनिक्स मिलेंगे, मतलब कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, यहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आगे कंडीशंस के ऊपर। तो अभी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी आगे। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो पहला केस ए बी माइनस एच स्क्वायर से लेकर चलते हैं, फिर आपको कैलकुलेट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको कैलकुलेट करना है एच स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, क्वेश्चन दिया होगा, ये दिया होगा एक कोनिक, और वो पूछेगा बताओ इस कोनिक का बताओ इस कोनिक का नेचर क्या है, यानी ये कोनिक एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या सर्कल है। फिर वो पूछ सकता है कि इसके सेंटर क्या है, फिर वो पूछ सकता है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स बता दो, या इसके एक्सिस बता दो, या इसका फोकस बता दो, ठीक है, या इसके लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ बता दो। अभी वो सब बताऊंगा, लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, उसमें और टर्म्स आएंगी, फोकस से पास होने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के उसको बोलते हैं लेटेस्ट सेक्टम, फोकल कोड क्या होती है एक्सेट्रा, बहुत सारी टर्म्स हैं इसके अंदर कोनिक सेक्शन में, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया। तो बेसिकली ये कोई कोनिक दे रखा, और उसके बाद हमने इस कोनिक को जनरल फॉर्म में कंपेयर कर लिया सेकंड डिग्री इक्वेशन से, क्योंकि हमें पता है कि ये डेफिनेशन से आया था और इससे यही इंटरप्रेट होता है। तो पहले तो आपको कंफ्यूज ना हो इससे, तो मैं ये हटा देता हूँ। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन जो भी आपको कुछ दे रखी हुई क्वेश्चन में, तो आपने उसको कंपेयर कर लेना, ठीक है। ये आईआईटी वाले बच्चों के लिए स्पेशली उनके टॉपिक में ये काम आता है, या बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए काम आता है। तो आपने कंपेयर करके डेल्टा निकालना है, इससे निकालो या उससे निकालो, इसी को सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट को यही आएगा।
अब ये डेल्टा निकल गया, इस डेल्टा की वैल्यू या तो नॉट इक्वल टू जीरो होगी या तो जीरो के इक्वल होगी। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है उसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट देखना है कि एच स्क्वायर ये निकालना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि यहां से एच मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये जीरो के इक्वल आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो के इक्वल आ गया, तो आपकी सेकंड डिग्री वाली टर्म्स, ये तीन टर्म्स जो है ना वो सेकंड डिग्री वाली टर्म्स है, जिसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें लीनियर डिग्री है 1 डिग्री, ये सेकंड डिग्री वाली टर्म ये एक ना परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, होल स्क्वायर बना लेंगे। अगर ऐसा होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, तो इस केस में जो आपका कोनिक होगा ना वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पैराबोला। करके देखना, वो पैराबोला ही मिलेगा। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, रूल कह लो, फॉर्मूला कह लो, इनका भी प्रूफ है बट वो फर्स्ट सिलेबस में नहीं है आपके, और 11th वालों को तो ये बात बस ध्यान रख लेनी है कि आगे भी काम आएगा उनके। अब दूसरी बात, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, ग्रेटर देन जीरो, मैंने आपको इसेंट्रिसिटी में भी सेम इसी लॉजिक से सिखाया था, बुक में ए बी माइनस एच स्क्वायर दे रखा है बट मैं इस तरीके से सिखा रहा हूं ताकि बहुत इजीली याद हो जाए। अगर ये जीरो है तो मैंने सिखाया था कि सर्कल है, ई इक्वल टू 1 है तो मैंने बताया था पैराबोला है, पैराबोला है, ठीक है। अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला बताया था, और अगर ई लेस देन 1 है तो क्या बताया था, एलिप्स। सेम चीज यहां पर भी है। देखो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो के इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, हाइपरबोला। सर्कल की कंडीशन लगा बताऊंगा अभी। पैराबोला अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपरबोला में। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें भी हाइपरबोला होता था, ग्रेटर देन उसमें बस 1 होता था, इसमें जीरो से। तीसरी सिचुएशन क्या है, और अगर इस हाइपरबोला में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन जीरो है एंड ए प्लस बी भी जीरो के इक्वल है, ए प्लस बी इनका सम भी किसके इक्वल है, जीरो के, तो इस केस में कैसा बनेगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। अब थर्ड केस में क्या है हमारे पास, सेकंड का ए और बी हो गया, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, भाई एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू तो जीरो होगी तो बड़ी होगी, छोटी होगी। अगर जीरो से छोटी है तो इस केस में हमारा क्या ऑब्टेंड होगा, हमें एलिप्स, एलिप्स बन जाएगा। अब एक केस रह गया ना सर्कल वाला, तो उस केस में क्या होगा, एच स्क्वायर, उसमें एच ही नहीं होता, सर्कल में एच नहीं होता, सर्कल के अंदर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई वाली कोई भी टर्म नहीं होगी, एक्स वाई के कोफिशिएंट की टर्म नहीं होगी, और इसके अंदर ए बी के इक्वल होगा, ए किसके इक्वल होगा, बी के। अगर ऐसा मिल जाए हमें तो उस केस में क्या होगा, हमारा कोनिक सर्कल होगा, राइट। तो मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी के बारे में एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इसेंट्रिसिटी ऑफ ए कोनिक। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ ए कोनिक इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द मूविंग पॉइंट ऑफ कोनिक, द पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ कोनिक, उस पॉइंट से द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट ऑफ कोनिक टू द फिक्स पॉइंट divided by the distance of moving point to the fixed straight line called directrix। मतलब eccentricity is the ratio of moving point to the fixed, to the focus point and to the directrix। तो ratio of focus to the directrix is called the eccentricity। when it is equal to 1 we call that parabola, we call that conic as a parabola। when it is 0 we call that conic is circle। when it is 1 then we call it parabola। when it is greater than 1 we call hyperbola, and when it is less than 1 we call ellipse। so this is very important lecture। ये आपने अगर पूरा देखा है, आपने नोट्स बना लेना, जहां जहां आपको नोट करना था वो सब करके, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम, और इस चैप्टर में आपका सिलेबस क्या थोड़ा सा मैं वो भी आपको बता दूं। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है फ्रॉम एनसीईआरटी 11.1, फिर 11.2, 11.3 और 11.4, और फिर मिसलेनियस। टोटल मिलाकर हमारे पास ये कुछ है। 11.1 है सर्कल, इसमें कोनिक से रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और ये सब बातें नहीं होंगी, ठीक है। सर्कल एक स्पेशल कोनिक है, इसकी स्टडी हम अलग से करते हैं। सर्कल, मैं आपको सर्कल की जब कराऊंगा तो उसमें उसकी इक्वेशन ड्राइव कराऊंगा और सर्कल के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। सर्कल के बाद 11.2 एक्सरसाइज में हमारा पैराबोला कवर होगा, लेकिन एनसीईआरटी पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म से कवर करती है। इसी तरह से एलिप्स 2 टाइप के होते हैं, पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, और इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कवर होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड फॉर्म जिसके अंदर वर्टेक्स 0 0 होता है, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें सेंटर 0 0 लेते हैं, ठीक है। पैराबोला का कोई सेंटर नहीं होता, ध्यान रखना, पैराबोला हैज नो सेंटर। सेंटर किसका होता है, एलिप्स का होता है और हाइपरबोला का होता है, सर्कल का होता है, लेकिन पैराबोला का सेंटर नहीं होता। नाउ 11.4 जो है इसमें हम पढ़ेंगे हाइपरबोला के बारे में, उसकी इक्वेशन और प्रॉपर्टीज, ये सब कर्व्स ही हैं, और मिसलेनियस के अंदर हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम जो कि एप्लीकेशंस है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर हमारे पास इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ना है हमने। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सर्कल के साथ, जहां हम कोनिक्स की बात कम करेंगे और सर्कल के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। सर्कल थोड़ा सा डिफरेंट है कोनिक से, स्टिल इट इज अ कोनिक, इसेंट्रिसिटी 0 है, बट कोनिक के कोई कंसेप्ट सर्कल पे अप्लाई नहीं होते, बेसिकली सर्कल का अपना ही फंडामेंटल है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे दैट इज पार्ट 2 में हम सर्कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।